हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे चैप्टर थर्ड, फाइबर टू फैब्रिक। इन क्लास 6 you have learned about some fibers obtained from plants. You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि फाइबर हमें प्लांट से मिलते हैं। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि वूल और सिल्क फाइबर्स हमें एनिमल से मिलते हैं। Wool is obtained from the fleece, hair of sheep or yak. Silk fibers come from cocoons of the silk moth. वूल हमें कहाँ से मिलती है? शिप या याक की फ्लीस से, हेयर से। और सिल्क फाइबर्स कहाँ से आते हैं? सिल्क मोथ के जो कोकून्स होते हैं वहां से आते हैं। Do you know which part of the sheep's body yield fibers? Are you aware how these fibers are converted into woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? Do you have any idea how silk fibers are made into silk, which is woven into saris? In this chapter, we shall try to find answers to these questions. क्या आप जानते हैं कि शिप की बॉडी के कौन से पार्ट से हमें फाइबर मिलता है? क्या आप जानते हैं कि ये फाइबर्स कैसे वूलन यार्न में कन्वर्ट होते हैं, जो हम बाजार से स्वेटर बनाने के लिए खरीदते हैं? क्या आपको आइडिया है कि सिल्क फाइबर्स से सिल्क बनती है और उससे बाद में साड़ी बनाई जाती है? इस चैप्टर में हम इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करेंगे। एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। First we will do about wool. Wool comes from sheep, goat, yak and some other animals. वूल हमें कहाँ से मिलती है? शिप से, गॉट से, याक से और दूसरे भी एनिमल्स हैं। आपके नेक्स्ट पेज पे दे रखे हैं जो दूसरे एनिमल्स हैं जिनसे हमें वूल मिलती है। These wool yielding animals bear hair on their body. इन एनिमल्स की बॉडी पे हेयर होते हैं। Do you know why these animals have a thick coat of fur? आप क्या जानते हैं कि इन एनिमल्स की बॉडी पे हेयर का एक थिक कोट होता है? क्यों होता है ये? हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर। हेयर क्या करते हैं? बहुत ज्यादा एयर को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं। और एयर क्या है? इट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये जो एयर है वो हीट का पुअर कंडक्टर है। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। इन हेयर्स की वजह से ये एनिमल्स वार्म फील करते हैं, इनको ठंड नहीं लगती। वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर्स और इन हेयरी फाइबर्स में से वूल निकाली जाती है। The hairy skin of the sheep has two type of fibers that form its fleece. जो शिप की हेयरी स्किन होती है इसके अंदर दो तरह के फाइबर्स होते हैं। फर्स्ट कोर्स बीड हेयर एंड सेकंड फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। एक तो ऊपर होते हैं, उनको बोलते हैं कोर्स बियर्ड। ये सॉफ्ट नहीं होते, ये थोड़े से खुरदरे होते हैं, रफ होते हैं ये। और इसके नीचे बिल्कुल फाइन और सॉफ्ट हेयर होते हैं, ये स्किन के बिल्कुल क्लोज होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड्स द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। जो सेकंड टाइप के हेयर हैं ये वूल देते हैं हमें। सम ब्रीड्स ऑफ द शिप पोजेस ओनली फाइन हेयर अंडर। शिप की कुछ ऐसी ब्रीड्स हैं जिनके केवल फाइन अंडर हेयर होते हैं, उनके कोर्स बियर्ड हेयर नहीं होते। Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair, and this process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring such as soft under hair in the sheep is termed as selective breeding. तो ये प्रोसेस है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है कि पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है ताकि उनके बच्चों में स्पेशल कैरेक्टर्स आ सके। जैसे एक स्पेशल कैरेक्टर है सॉफ्ट अंडर हेयर। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग।
Animals that yield wool. Several breeds of sheep are found in different parts of our country. हमारे देश के अलग अलग पार्ट्स में शिप की अलग अलग ब्रीड्स पाई जाती हैं. However, the fleece of the sheep is not only the source of wool. केवल शिप की फ्लीस ही वूल का सोर्स नहीं है. इसके अलावा और भी कई ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे हमें वूल मिलती है. आप फिगर देख सकते हैं. अंगोरा गोट, कैमल, अल्पाका, लामा, याक. इन एनिमल से भी हमें वूल मिलती है. याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख. याक वूल हमें तिब्बत और लद्दाख इन एरियाज में मिलती है ये वाली वूल. मोहेर इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स. मोहेर एक टाइप की वूल होती है, ये हमें अंगोरा गोट से मिलती है. और these goats are found in the hilly regions such as Jammu and Kashmir. Wool is also obtained from the goat hair. The underfur of Kashmiri goat is soft. It is woven into fine shawls called pashmina shawls. जो कश्मीरी गोट है इसका जो अंडर फर होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है और इससे शॉल बनाए जाते हैं. वे फेमस हैं, एक नाम होता है उनका पश्मीना शॉल के नाम से वे फेमस हैं. The fur on the body of the camels is also used as wool. Llama and alpaca found in South America also yield wool. कैमल की जो बॉडी पे फर होता है वो भी वूल की तरह यूज होता है. लामा और अल्पाका आप फिगर देख सकते हैं, ये साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, ये भी वूल देते हैं. अब हमने देख लिया कि कौन कौन से एनिमल्स हमें वूल देते हैं. अब हम करेंगे कि हम जो स्वेटर डालते हैं वो फाइनल वूल बनती कैसे है, कैसे स्टार्टिंग होती है, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं और फाइनली हमें स्वेटर वाली वूल मिल जाती है. फ्रॉम फाइबर्स टू वूल. फॉर ऑब्टेनिंग वूल sheep are reared. Their hair is cut and processed into wool. Let us learn about this process. वूल प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, शिप को पाला जाता है, उनके हेयर को कट किया जाता है और कई सारे प्रोसेस से ये जो हेयर हैं ये गुजरते हैं शिप के. लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस. आओ हम इस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे. रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप. इफ यू ट्रेवल टू हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herds of the sheep for grazing. अगर आप जम्मू कश्मीर की हिल्स में जाएंगे, हिमाचल प्रदेश या उत्तरांचल इनकी हिल्स में जाएंगे या फिर आप प्लेन्स में आ जाओ, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, आपको बहुत सारे शेपर्ड्स मिल जाएंगे. उनके पास क्या होता है, शिप का बड़े बड़े झुंड होते हैं, उनके ग्रेजिंग करते हुए आपको दिख जाएंगे. Sheep are herbivores and prefer grass and leaves. Sheep क्या है, herbivores होती हैं, ये grass और leaves खाती हैं. Apart from grazing, sheep rears also feed them on a mixture of pulses, corn, jawar, oil cake and minerals. In winter, sheep are kept indoors and fed on leaves, grain and dry fodder. वैसे तो sheep herbivore होती है और ये grass और leaves खाती है, लेकिन जो पशुपालक हैं वो इन्हें घास के अलावा पल्सेस, कॉर्न, जवार, ऑयल केक और मिनरल्स ये सब भी देते हैं. विंटर में शिप को इंडोर रखा जाता है, मतलब अंदर रखा जाता है और दे आर फेड ऑन, उनको क्या क्या दिया जाता है खाने में, लीव्स, ग्रेन और ड्राई फोडर, ये सब उनको खाने को दिया जाता है. शिप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल. हमारे देश में शिप को पाला जाता है वूल के लिए. टेबल 3.1 दे रखी है, इसमें शिप की कुछ ब्रीड्स दी हुई हैं जो हमारी कंट्री में पाली जाती हैं वूल प्रोड्यूस करने के लिए. द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम देम इज आल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल. तो हमें इनसे किस क्वालिटी की वूल मिलती है और उनका टेक्सचर कैसा है वूल का, ये सब टेबल में दिया हुआ है.
नेम ऑफ द ब्रीड लोही, इसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वूल होती है और ये राजस्थान और पंजाब में पाली जाती है। रामपुर बुश हेयर, इसकी जो फ्लीस होती है ब्राउन कलर की होती है। ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में रियर की जाती है। थर्ड है नाली, इसकी जो क्वालिटी ऑफ वूल है वो किस लिए यूज होती है, इसकी थोड़ी लो क्वालिटी होती है तो कारपेट वूल यूज होती है, कारपेट्स बनाने में यूज होती है। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में ये रियर की जाती हैं शिप। बाखरवाल, वूलन शॉल्स बनते हैं इसके और ये जम्मू कश्मीर में रियर की जाती है। मारवाड़ी, इसकी जो वूल होती है वो सॉफ्ट नहीं होती, कोर्स वूल होती है और ये गुजरात में रियर की जाती है। पटनवाड़ी फॉर होजरी, जो होजरी के कपड़े पहनते हैं वो इसी की वूल से बनते हैं और ये गुजरात स्टेट में रियर की जाती है। Certain breeds of the sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantities। तो अब हमने जो ये टेबल 3.1 की है इसमें हमने अलग अलग ब्रीड्स को पढ़ा है और उनकी क्वालिटी ऑफ वूल भी की है। तो कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं जिनकी बॉडी पे हेयर का बहुत ही थिक कोट होता है और वे बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वूल और ज़्यादा क्वांटिटी में देती हैं। These sheep are selectively bred with one parent being a sheep of good breed। ये selectively breed होती हैं, जो sheep होती हैं जो अच्छी क्वालिटी की वूल देती हैं। इनमें जो एक पेरेंट होता है बहुत ही अच्छी ब्रीड का होता है। Once the reared sheep have developed a thick growth of hair, hair is shaved off for getting wool। एक बार जैसे sheep की बॉडी पे अगर हेयर की अच्छी ग्रोथ हो जाती है, थिक ग्रोथ हो जाती है, तो हेयर को वूल पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए काट दिया जाता है। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, फाइबर्स से वूल का प्रोसेस करना, बनाना। The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of a long process। ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है। जिस वूल को हम स्वेटर बनाने में या knitting प्रोसेस में यूज करते हैं वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है और एक लंबे प्रोसेस के बाद हमें इतनी अच्छी वूल मिलती है। तो इसका हम सबसे पहले करेंगे फर्स्ट स्टेप। द फ्लीस ऑफ द शिप along with a thin layer of the skin is removed from its body, process is shearing। शिप की फ्लीस उसके साथ स्किन की एक पतली सी लेयर भी होती है, इसको शिप की बॉडी से रिमूव कर देते हैं और इस प्रोसेस को shearing बोलते हैं। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। जैसी बार्बर यूज करते हैं वैसी ही मशीन्स, उनसे मिलती जुलती मशीन्स होती हैं, हेयर काटने के लिए यूज की जाती हैं। हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। ज्यादातर ये जो हेयर रिमूव किए जाते हैं हॉट वेदर में रिमूव किए जाते हैं, इससे शिप आराम से गर्मी में सरवाइव कर सकती हैं। हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स, और जो हेयर होते हैं इनसे हमें वुलन फाइबर्स मिलते हैं और वुलन फाइबर्स की प्रोसेसिंग की जाती है, हमें वुलन यार्न मिलता है। जो हमने प्रोसेस किया शेयरिंग, इट डज नॉट हर्ट द शिप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट ए हेयर कट। जैसे आप हेयर कट के लिए जाते हैं बार्बर के पास तो आपको कोई दर्द नहीं होता, इसी तरह से शेयरिंग में भी शिप को कोई दर्द नहीं होता। डू यू नो वाई, क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। जो स्किन की ऊपर वाली लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली अपर मोस्ट लेयर होती है वो डेड होती है। आल्सो द हेयर ऑफ द शिप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। और जैसे आपके हेयर कट करवाने के बाद ग्रो हो जाते हैं, ऐसे ही शिप के हेयर भी दोबारा से ग्रो हो जाते हैं। पहला स्टेप हमने किया इसमें शेयरिंग, जिसके अंदर हम फ्लीस को रिमूव करते हैं शिप की बॉडी से। अब हम करेंगे स्टेप सेकेंड। शेयर्ड स्किन विद हेयर इज thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt। This process is known as scouring। Nowadays scouring is done by machines। जो हमारे पास शेयर्ड स्किन है, हेयर भी है इसमें, इसको अच्छे से वॉश किया जाता है टैंक्स में, इससे उसमें से ग्रीस, डस्ट या डर्ट पार्टिकल्स होते हैं वे रिमूव हो जाते हैं। आजकल स्काउरिंग मशीन्स में की जाती है। स्टेप थर्ड, आफ्टर स्काउरिंग सॉर्टिंग इज डन। द हेयरी स्किन इज सेंट टू ए फैक्ट्री
where hair of different textures are separated or sorted. स्काउरिंग करने के बाद यानी कि हमने क्लीन कर दिया इसको, उसके बाद सॉर्टिंग की जाती है, छटाई की जाती है। हेयरी स्किन, जो हमारे पास क्लियर्ड हेयर हैं उनको हम क्लीन्ड हेयर हैं उनको हम फैक्ट्री में भेज देते हैं और वहां पे अलग अलग टेक्सचर के जो हेयर हैं उनको अलग अलग छांट लिया जाता है। स्टेप 4, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। इसमें से फ्लफी फाइबर्स को निकाल लेते हैं, जो गांठ होती हैं छोटी छोटी उनको निकाल दिया जाता है। दीज आर द सेम बर्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स। छोटी छोटी ये गांठें कभी कभी आपके स्वेटर पे भी दिखाई देती हैं। द फाइबर्स आर स्काउड अगेन एंड ड्राइड। दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। ये जो हमारे पास बर्स निकालने के बाद जो वूल आती है ये फाइबर्स बनाने के लिए तैयार होती है, इसके हम फाइबर्स बना सकते हैं। अब हम करेंगे स्टेप 5, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। अब हमारे पास 4th स्टेप में हमारे पास फाइबर्स आ चुके हैं, तो फाइबर्स के को क्या करते हैं हम डाइंग प्रोसेस से उसको अलग अलग कलर का बना लेते हैं, क्योंकि जो नेचुरल फ्लीस होती है शिप की और गोट की वो ब्लैक कलर की होती है या फिर वाइट होती है या फिर ब्राउन होती है। अब करेंगे हम स्टेप 6। अब हमारे पास डाइड फाइबर्स हैं, तो इन फाइबर्स को स्ट्रेट किया जाता है। द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। उसको यार्न में रोल किया जाता है। लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स। जो लंबे फाइबर्स होते हैं उनको वूल में कन्वर्ट किया जाता है और स्वेटर में वो यूज होती है, और जो छोटे फाइबर्स होते हैं उनको वूलन क्लॉथ बनाए जाते हैं। आप फिगर देख सकते हैं। फर्स्ट ए शेयरिंग ए शिप, इसके अंदर स्किन रिमूव की जाती है, हेयर भी होते हैं इसमें, स्किन विद हेयर। सेकंड 3.8 बी स्काउरिंग, वॉशिंग की जाती है इसकी फ्लीस की और डर्ट वगैरह रिमूव हो जाता है इससे। मशीनों में भी होती है, ये जो सी दिखा रखा है ये स्काउरिंग प्रोसेस है, मशीन में दिखा रखा है ये कैसे होता है। डी में दिखा रखा है रोलिंग इनटू यार्न, इसको फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर into wool can be represented by a flow chart. First step is shearing, second scouring, third sorting, fourth cleaning or picking of burrs, fifth dyeing, and the last is rolling. Occupational hazard. Occupational hazard क्या होता है? वूल इंडस्ट्री बहुत से लोगों के लिए हमारे देश में आजीविका का एक इम्पोर्टेंट मीन है, इम्पोर्टेंट साधन है। But sorters' job is risky as sometimes they get infected by a bacterium anthrax. लेकिन जो हमारा 4th प्रोसेस किया था हमने, 3rd प्रोसेस किया था सॉर्टिंग, जो वर्कर्स सॉर्टिंग का काम करते हैं उनका काम बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि एक बैक्टीरिया की वजह से वे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया एंथ्रेक्स बहुत ही फैटल डिजीज कॉज करता है, इसको बोलते हैं सॉर्टस डिजीज। Such risks faced by workers in an industry are called occupational hazard. Bujo is wondering why it hurts when someone pulls his hair but not when he goes for a haircut. जब हेयर कट के लिए कोई जाता है तो उसको पेन फील नहीं होता है, क्योंकि डेड सेल्स होती हैं हेयर्स, इसी वजह से कोई दर्द फील नहीं होता। लेकिन जब कोई बालों को पुल अप करता है तो दर्द होता है, क्योंकि वे स्काल्प में जो बाल हमारे होते हैं वे अटैच होते हैं, वहां से वे लिविंग सेल्स होती हैं, तो अगर हम लिविंग सेल्स को पुल्ड करेंगे तो हमें दर्द होगा, इसलिए दर्द होता है। Bujo is wondering why a cotton garment cannot keep us as warm in winter as a woolen sweater does. बुज्जो को वंडर होता है कि कॉटन गारमेंट हमें वार्म नहीं रखती विंटर में जैसे वूलन स्वेटर रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? कॉटन क्लोथ्स आर थिन, पतले होते हैं कॉटन के क्लोथ्स, उनके अंदर स्पेसिस नहीं होते, तो स्पेसिस नहीं होंगे तो एयर ट्रैप नहीं होगी, और एयर ट्रैप नहीं होगी तो वे हीट को हमारी बॉडी से निकलने से नहीं रोक सकते। लेकिन वूल के अंदर बहुत ज्यादा
स्पेसिस होते हैं और उन स्पेसिस के अंदर एयर ट्रैप होती है। और एयर क्या है? इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये जो एयर इन स्पेसिस के अंदर होती है, ये अंदर की हीट को, बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देती। इसीलिए वूलन क्लॉथ्स दे कीप अस वार्म इन विंटर। नाउ we will do silk. Silk fibers are also known as animal fibers. Animal fibers भी बोलते हैं इनको, silk fibers को। Silk worms spin the silk fibers. Silk fibers को कौन spin करता है? Silk worm. And the process of rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture. इस प्रोसेस को सेरिकल्चर बोलते हैं, जिसके अंदर सिल्क वॉर्म्स को रियर किया जाता है। हमारा पर्पस क्या है? वी ऑब्टेन सिल्क। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। कैसे हमें सिल्क मिलता है, इससे पहले हम करेंगे इसकी लाइफ हिस्ट्री। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वे विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स। फीमेल सिल्क मॉथ अंडे देती है, जिसमें से एग्स हैच करके लार्वे निकलते हैं। लार्वों का एक स्पेशल नेम होता है जिसको बोलते हैं कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म्स। दे ग्रो इन साइज, वे साइज में ग्रो करते हैं। And when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa, कैटरपिलर के बाद थोड़ा सा इनकी साइज में ग्रोथ होती है और इनकी अगली स्टेज आ जाती है लाइफ हिस्ट्री की, उसको प्यूपा बोलते हैं। प्यूपा स्टेज, इस स्टेज में क्या करता है? इट फर्स्ट व्यूज ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ। सबसे पहले एक नेट बनाता है अपने चारों तरफ, अपने आप को होल्ड करने के लिए। देन इट स्विंग्स इट हेड फ्रॉम द साइड टू साइड इन फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8। तब ये अपने हेड से स्विंग करता है और एक फिगर बनाता है जिसकी शेप होती है 8 जैसी। During these movements of the head, the caterpillar secretes fibers made up of a proteins which harden on exposure to air and becomes silk fiber. जब इसके हेड की मूवमेंट होती है तो कैटरपिलर एक फाइबर को सिक्रीट करता है जो कि प्रोटीन का बना होता है। जब ये फाइबर हवा की एक्सपोजर में आता है तो ये हार्ड हो जाता है और ये सिल्क फाइबर बन जाता है। Soon the caterpillar completely covers itself by silk fibers and turns into pupa. This covering is known as cocoon. जल्दी ही जो कैटरपिलर होता है अपने आप को चारों तरफ से सिल्क फाइबर से ढक लेता है और प्यूपा में बदल जाता है। ये जो कवरिंग होती है इसको बोलते हैं कोकून। जो फर्दर डेवलपमेंट होती है प्यूपा की, ये कोकून के अंदर होती रहती है। एंड सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। कैन यू इमेजिन दैट सॉफ्ट सिल्क yarn is as strong as a comparable thread of silk? सिल्क यार्न इतना स्ट्रॉन्ग होता है जितना कि स्टील का थ्रेड। द सिल्क थ्रेड इज obtained फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। कोकून से हमें सिल्क थ्रेड मिलता है। There is a variety of the silk moth which look very different from one another, and the silk yarn they yield is different in texture. अलग अलग वेराइटीज हैं सिल्क मोथ की, जो दिखने में भी अलग अलग दिखती हैं और जो सिल्क यार्न वे देते हैं वो उनका टेक्सचर भी अलग अलग होता है। जैसे कोर्स, स्मूथ, शाइनी। तो हमें सिल्क भी अलग अलग मिलेगा, जैसे टसार सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज मलबरी सिल्क मोथ। सबसे कॉमन सिल्क मोथ है हमारा मलबरी सिल्क मोथ। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट। जो सिल्क फाइबर हमें मिलता है मलबरी सिल्क मोथ से, सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस, चमकीला होता है, इलास्टिक, एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। और इसको हम अलग अलग कलर में डाई कर सकते हैं, अलग अलग कलर इसके ऊपर चढ़ा सकते हैं।
सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ द सिल्क वॉर्म्स इज वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया. इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ द सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल. हमारे देश में ये बहुत ही पुराना ऑक्यूपेशन है और हमारे देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में सिल्क होता है. इसको कमर्शियल स्केल पे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. आप फिगर देख सकते हैं, फिगर 3.9 ए, मेल और फीमेल सिल्क मोथ. फीमेल सिल्क मोथ यहाँ पे फिगर सी देख सकते हैं. एग्स लेस करती है, एग्स ऑन मलबरी लीव्स. हैच करके एग से सिल्क वॉर्म बनता है. इसको कैटरपिलर भी बोल सकते हैं आप. उसके बाद ये कोकून बना दिखा रखा है. इसमें ई फिगर देख सकते हैं आप. कोकून एफ में क्या दिखा रखा है, कोकून के अंदर ही जो हमारा सिल्क वॉर्म है वो ग्रोथ करता है और वो सिल्क मोथ बन जाता है. फ्रॉम कोकून टू सिल्क. हम कोकून तक लाइफ हिस्ट्री कर चुके हैं सिल्क मोथ की. अब हम करेंगे कोकून से सिल्क कैसे मिलता है. फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, मोथ्स आर reared and their cocoons are collected to get silk threads. तो सिल्क ऑब्टेन करने के लिए मोथ्स को रियर किया जाता है और कोकून्स को कलेक्ट कर लेते हैं, उससे हमें सिल्क थ्रेड मिलते हैं. रियरिंग सिल्क वॉर्म. ए फीमेल सिल्क मोथ लेज 100 ऑफ एग्स एट ए टाइम. एक टाइम में जो फीमेल सिल्क मोथ होती है 100 एग्स देती है एक टाइम में. एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ द क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स. जो सेरिकल्चर का काम करते हैं उनको ये एग्स दे दिए जाते हैं. पहले इनको स्टोर करते हैं क्लॉथ पे या फिर पेपर पे और सिल्क वॉर्म फार्मर्स को ये बेच दिए जाते हैं. फार्मर्स कीप एग अंडर हाइजीनिक कंडीशंस एंड अंडर सुटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. फार्मर्स इन एग्स को साफ सुथरी कंडीशंस देते हैं और इसके लिए टेम्परेचर हो ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन रखते हैं. एग्स आर वार्म टू ए सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वे टू हैच फ्रॉम द एग्स. एग्स को वार्म किया जाता है जिसमें से लार्वे निकलते हैं. दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ ट्रीज. ऐसा तब किया जाता है जब मलबरी ट्रीज पे नई नई पत्तियां आती हैं. दे बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ द लीव्स. लार्वे जिसको हम कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म बोलते हैं वे दिन रात खाते हैं और अपना अपना साइज बढ़ाते हैं. लार्वे आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेज अलोंग विद फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स. लार्वे को फिर उसके बाद बैम्बू ट्रेज में रखते हैं और उसमें मलबरी लीव्स भी डाल देते हैं फ्रेशली चॉप्ड की हुई. After 25 to 30 days, the caterpillar stop eating and move to a tiny chamber of bamboo. 25 से 30 दिन के बाद कैटरपिलर ईटिंग करना स्टॉप कर देते हैं और बैम्बू में छोटे चैम्बर में चले जाते हैं. Small racks or twigs may be provided in the trays to which cocoons get attached. Twigs या racks डाले जाते हैं ट्रेस के अंदर जिससे कोकून अटैच हो जाते हैं. कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन द कोकून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मोथ. जो हमारा कैटरपिलर है ये स्पिन करता है. स्पिन द कोकून इनसाइड. स्पिन करता है कोकून को अंदर. इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मोथ. जिसके अंदर सिल्क मोथ डेवलप होता है. प्रोसेसिंग सिल्क. ए पाइल ऑफ कोकून्स इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स. बहुत सारे कोकून्स एक टाइम में ले जाते हैं और उससे सिल्क फाइबर्स मिलते हैं. The cocoons are kept under the sun or boiled or exposed to steam. कोकून्स को या तो सन के नीचे सनलाइट में रखते हैं या फिर बॉयल किया जाता है या स्टीम से एक्सपोजर किया जाता है. सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट और सिल्क फाइबर्स हमारे अलग हो जाते हैं. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क. इस प्रोसेस को जिस प्रोसेस में कोकून से थ्रेड निकाले जाते हैं सिल्क फाइबर्स निकाले जाते हैं और फिर उनको एज हम सिल्क यूज करते हैं इसको बोलते हैं रीलिंग द सिल्क. रीलिंग स्पेशल मशीन में की जाती है विच अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ द सिल्क फ्रॉम द कोकून. सिल्क फाइबर्स एंड देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड. सिल्क फाइबर से फिर धागे बनाए जाते हैं सिल्क थ्रेड्स विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लोथ्स बाय वीवर्स और फिर वीवर्स उनसे सिल्क के क्लोथ्स बनाते हैं. आप फिगर देख सकते हैं इसमें
3.10 rearing silkworms. फर्स्ट सिल्कवॉर्म मोथ विद एग्स ए में, बी के ऊपर फिर ये मलबरी लीव्स के ऊपर ये रखे जाते हैं, क्योंकि ये जो मलबरी लीव्स हैं इस टाइम इसके ऊपर फ्रेश लीव्स होती हैं। उसके बाद ये सी पोजीशन देखें आप, यहाँ पे लार्वे बन जाते हैं इनको कैटरपिलर भी बोल सकते हैं, लार्वा भी बोल सकते हैं, सिल्कवॉर्म भी बोल सकते हैं। ये फीड करते हैं मलबरी लीव्स पे। उसके बाद इनकी पोजीशन आ जाती है डी, कोकून्स बन जाते हैं, और कोकून्स को फिर स्टीम से एक्सपोज करेंगे या फिर बॉईल करेंगे या फिर सनलाइट में रखेंगे, तो इनसे सिल्क फाइबर्स सेपरेट हो जाते हैं। डिस्कवरी ऑफ सिल्क, द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन। जो एग्जैक्ट टाइम डिस्कवरी मतलब जो सिल्क की हुई थी वो अननोन है, अभी तक नहीं पता है। एक पुरानी चाइनीज कहानी है, एम्प्रेस सी ल्यूंग ची से एम्पियर ने पूछा था कि भाई जो मलबरी ट्रीज की लीव्स हैं जो उनके गार्डन में उगा हुआ था वो डैमेज क्यों हो रही हैं। तो द एम्प्रेस फाउंड वाइट वॉर्म्स, एम्प्रेस ने जो महारानी थी उसने पाया कि मलबरी लीव्स को सफेद रंग के कीड़े खा रहे थे। शी ऑल्सो नोटिस दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी कोकून्स अराउंड देम, उसने ये भी नोटिस किया कि वे अपने चारों तरफ शाइनी कोकून्स स्पिन कर रहे थे, बना रहे थे। एक्सीडेंटली एक कोकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी, अचानक से एक कोकून उनकी चाय के कप में गिर गया। एंड ए टेंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून, और कोकून में से पतले पतले धागों का एक टेंगल, एक झुंड उसमें से सेपरेट हो गया। सिल्क इंडस्ट्री चाइना में शुरू हुई थी, लेकिन उन्होंने इसको सैकड़ों सालों तक एक सीक्रेट ही रखा। लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू द अदर कंट्रीज, बाद में ट्रेडर्स ने और ट्रेवलर्स ने दूसरे कंट्रीज में जाके सिल्क इंट्रोड्यूस किया। द रूट दे ट्रेवल्ड इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट, और जिस रूट को वे मतलब ट्रेवल किया, इस रूट को मतलब सिल्क रूट कहा जाता है, क्योंकि इसमें उन्होंने सिल्क को बहुत सारी कंट्रीज के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। उससे पहले सिल्क का किसी को पता नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ चाइना तक ही सीमित था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय बच्चों।